अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग में मौजूद हूँ। मेरी नज़र में यूरोप का सबसे खूबसूरत तरीन शहर है, क्योंकि जैसे ही आप इसके ओल्ड टाउन में आते हैं तो ऐसा लगता है कि आप किसी हॉलीवुड फिल्म के सेट पर आ गए हैं। यहाँ के गॉथिक चर्चेस, क्लासी ब्रिजेस और नैरो स्ट्रीट्स इस शहर की पहचान है। प्राग की सबसे पतली गली सिर्फ 40 इंचेस की है, जहाँ से एक वक्त में एक बंदा गुजर सकता है, इसलिए आसानी के लिए एक सिग्नल भी लगाया हुआ है। प्राग ईस्टर्न यूरोप का शहर है, तो खूबसूरत होने के साथ साथ ये सस्ता भी बहुत है। यहाँ की ऑफिशियल करेंसी क्रोन है और 1 यूरो के अंदर तकरीबन 26 क्रोन आते हैं। इस शहर की गलियों में आप खो भी सकते हैं, क्योंकि ये सारी एक जैसी लगती हैं। बट आई लव गेटिंग लॉस्ट इन दीस काइंड ऑफ स्ट्रीट्स। प्राग को दुनिया की सबसे ज़्यादा वॉकेबल सिटी भी कहा जाता है। उसका रीज़न ये भी है कि इसकी सारी अट्रैक्शंस 3-4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही मौजूद हैं। जब आप यहाँ वॉक कर रहे होंगे तो हर थोड़ी देर बाद ये शहर आपको सरप्राइज करता रहेगा, अपने आर्किटेक्चर से, अपनी गलियों से, अपने कैफेज से, खूबसूरत ब्रिजेस से और गॉथिक चर्चेस से। प्राग की मेन अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले आपने जाना है चार्ल्स ब्रिज पे, जो कि लाजमी है। फिर सेंट विटिस कैथेड्रल, फिर डांसिंग बिल्डिंग भी देख लेना। ओल्ड टाउन स्क्वायर को मिस नहीं कराना। एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक देखना तो बहुत जरूरी है। मैंने दुनिया के बहुत से शहर देखे हैं, लेकिन मेरी नज़र में दिस सिटी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट रोमांटिक सिटी ऑफ द वर्ल्ड। यूरोप आने का जब भी मौका लगे तो इस शहर को आपने प्रायोरिटी पे रखना है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं इस वक्त एम्स्टर्डम में मौजूद हूँ और इस शहर के बारे में कुछ स्टीरियोटिपिकल बातें काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। एम्स्टर्डम इज ऑल अबाउट यार यहाँ पे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के अलावा है क्या? 999999। एम्स्टर्डम इज नॉट ऑल अबाउट वीट पार्टी और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। माना कि यहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ इन 3 चीज़ों के लिए आते हैं, बट देयर आर सो मेनी अदर रीजंस टू विजिट दिस सिटी। This is a city of canals, city of bicycles, and it is a city of artistic architecture. अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पूरे एक दिन में शहर को किस तरह से एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले तो इस शहर की खूबसूरत कनाल्स को एक्सप्लोर करो। जॉर्डान के एरिया में कनाल्स का स्ट्रक्चर सबसे अच्छा है। उसके बाद एना फ्रैंक हाउस जरूर जाना। फिर अगर इस शहर की हिस्ट्री में दिलचस्पी थोड़ी ज्यादा हो तो यहाँ रीख म्यूजियम जरूर जाना। इस म्यूजियम के बाहर ही एक पार्क है, जहाँ मशहूर ज़माना आई एम्स्टर्डम का लैंडमार्क है और यहाँ एक बेहतरीन सी तस्वीर तो बनती है बॉस। और उसके बाद आपने साइकिल रेंट पे लेनी है और इस शहर की गली मोहल्लों में आवारागर्दी करनी है। और उसके बाद शाम होने से पहले क्रूज का सिटी टूर करना मत भूलना, बिकॉज दिस इज अनदर वे टू एक्सप्लोर एम्स्टर्डम। और फिर रात की आवारागर्दी के लिए रेम्ब्रेंथ प्लान की तरफ निकल जाना। इस शहर की सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी बार भी आप विजिट कर लें, हर बार ये शहर नया महसूस होता है। एम्स्टर्डम शहर की सबसे ख़ास बात यह है कि इसका एम्बियंस दिन और रात में एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जितना खूबसूरत ये दिन में लगता है, उतना ही खूबसूरत ये शहर रात में भी लगता है। अगर कभी एम्स्टर्डम आने का इरादा हो तो दिस सिटी शुड बी इन योर प्रायोरिटी लिस्ट। खुश रहें, दुआ में याद रखें। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। हर मुल्क में कुछ माफिया होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं, कहीं कम, और हर माफिया का कोई ना कोई धंधा होता है, जैसे कि ड्रग सप्लाई, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग वगैरह वगैरह। इन सब माफिया में एक बात काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है कि सारे के सारे वहीं के मुकामी लोगों पर मुश्तमिल होते हैं। यूरोप का सबसे मशहूर माफिया इटालियन माफिया है, जो अपने इलीगल कामों की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और इस पर काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनी हैं। लेकिन ये माफिया वहीं के लोकल्स के हाथ में है। लेकिन जब मैं बार्सिलोना आया तो यहाँ का माफिया देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। यहाँ का माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैरिजुआना, कोकेन, पिल्स जैसे लीथल ड्रग्स और साथ में प्रोस्टिट्यूशन और पिक पॉकेटिंग जैसे इलीगल क्राइम्स सारे के सारे इसी माफिया के अंडर हैं। एक मज़े की बात बताऊँ, ये माफिया बार्सिलोना के लोकल्स के हाथ में नहीं है। इस माफिया को चलाने वाले पाकिस्तानी हैं। यस, पाकिस्तानीज़। ये सारे बॉयज़ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और इनके पूरे बार्सिलोना में बहुत भरम है।
और भरम का लेवल इतना है कि हम जैसे पाकिस्तानी ट्रैवलर्स से भी यहाँ के लोकल्स डरते हैं। कोई आपके साथ स्कैम नहीं करेगा, आपकी जेब काटते हुए 10 बार सोचेगा और सबका रवैया आपके साथ बेहतरीन होगा। ये बात फैक्ट है कि पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं उस जगह को हिला देते हैं, लेकिन इस किस्म के गलत और इल्लीगल तरीके से मुझे शदीद इख्तलाफ है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं दुनिया के हसीन तरीन मुल्क में मौजूद हूँ जिसका नाम है स्विट्ज़रलैंड। मेरी ज़िंदगी में स्विट्ज़रलैंड का तारुफ बॉलीवुड मूवीज़ से हुआ था और बॉलीवुड का और स्विट्ज़रलैंड का रिश्ता काफ़ी पुराना है। 1960s में फिल्म संगम से ये रिश्ता शुरू हुआ और फिर 1995 में एक मूवी यहाँ पर शूट हुई जिसकी गूंज यहाँ आज तक महसूस की जा सकती है। यू नो द नेम राइट? मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ उसने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया था, जो आज तक मुंबई के सिनेमाज में लगी हुई है, जिसने तब से लेकर आज तक की जनरेशन्स को अपना दीवाना बनाया हुआ है। और उस मूवी का नाम है आज भी हर साल 5 लाख से ज़्यादा इंडियंस स्विट्ज़रलैंड विज़िट करने आता है। यहाँ पे आज तक DDLJ टूर कराया जाता है, उन जगहों पे लेके जाया जाता है जहाँ पे राज और सिमरन की मुलाकात हुई थी, उनकी ट्रेन मिस हुई थी और वो चर्च तो आपको याद ही होगी। और वो मशहूर ज़माना ब्रिज जहाँ पे एक सीन शूट हुआ था कि राज ये अगर तुझसे प्यार करती है तो तुझे पलट के देखेगी। तो इसी बात पे पलट। ये मूवी इंडियंस के साथ साथ पाकिस्तानियों ने भी बहुत पसंद की थी और इस शाहकार का क्रेडिट जाता है सिर्फ एक इंसान को और वो है द ग्रेट यश चोपड़ा साहब। स्विस गवर्नमेंट ने भी यश चोपड़ा साहब की मेहनत को रिकग्नाइज करते हुए इनकी याद में इनका स्टैचू इंटरलाकिन में बनाया हुआ है। इन्हें इंटरलाकिन का एम्बेसडर होने का शर्फ भी हासिल है। यहाँ यश चोपड़ा साहब के नाम से एक ट्रेन भी है, ब्रिज भी है और लेक भी। DDLJ के बाद स्विट्ज़रलैंड में इंडियन टूरिज्म इस तरह से बढ़ गया जैसे कि मरी के मॉल रोड पे पिंडी बॉयज़ आ जाते हैं। अगर आपने अपने राज या सिमरन को ढूंढ लिया है ऑलरेडी तो यहाँ पर लाजमी आइएगा, लेकिन अगर अभी तक आप सिंगल हैं तो अपने राज या अपनी सिमरन को ढूंढने के लिए भी आ सकते हैं। और हाँ, याद रहे ये काउबेल वाला सुवेनियर लेकर जाना मत भूलना। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं इस वक्त यूरोप के उस मुल्क में मौजूद हूँ जो इकॉनमी और डेवलपमेंट के लिहाज से यूरोप का सबसे बेहतरीन मुल्क है। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जर्मनी। जर्मनी पूरे यूरोप की इकॉनमी का 28% शेयर रखता है। यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत लो है। पर कैपिटा इनकम इज़ मोर देन 2000 यूरोस पर मंथ एंड GDP ग्रोथ इज़ मोर देन 2%। BMW, वॉक्सवैगन, ऑडी और मर्सिडीज यहाँ प्रोड्यूस होती हैं। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल में भी जर्मनी की एक्सपोर्ट बहुत नेक्स्ट लेवल पर है। लेकिन इतनी तरक्की के पीछे इनकी 50-60 साल की मेहनत है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो जर्मनी की इकॉनमी बर्बाद हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की इकॉनमी आज के पाकिस्तान की इकॉनमी से भी ज़्यादा बदतर थी और जर्मनी ने लोन लेने के लिए बहुत सारे मुल्कों के आगे हाथ फैला दिए थे। उस वक्त जर्मनी को बहुत सारे मुल्कों ने लोन दिया था और उनमें से एक मुल्क का नाम था पाकिस्तान। 1963 में अयूब खान साहब ने वेस्ट जर्मनी को 20 साल के लिए 12 करोड़ रुपए का लोन दिया था। उस वक्त डॉलर 4.7 रुपीज़ का था, तो ये रकम तकरीबन 25 मिलियन डॉलर के लगभग बनती थी और आज के डॉलर की रेट के मुताबिक ये रकम 200 मिलियन डॉलर बनती है। मतलब 55 साल पहले हम उस लेवल पर थे कि दुनिया के मुल्कों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन दिया करते थे और आज हमारी हालत बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। आज हमारी हालत भी वेस्ट जर्मनी वाली है। हम अपने मुल्क को चलाने के लिए दुनिया भर से लोन मांग रहे हैं, लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। ज़रूरी नहीं कि अगर आपका हाल बुरा है तो आपका मुस्तकबिल भी बुरा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि नया पाकिस्तान 55 साल पहले वाले पाकिस्तान की तरह ना सिर्फ तरक्की याफ्ता होगा बल्कि पसमानदा ममालिक की माली इमदाद भी करेगा इंशाअल्लाह। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ये है पेरिस, जिसे यूरोप का दिल कहा जाता है और कहा यह जाता है कि जिन्हें पेरिस ने देखा
वो जमया ही नहीं। मतलब ये कि अगर आप यूरोप आए और अगर आप पेरिस नहीं आए तो फिर आपने यूरोप में कुछ नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग बहुत रूड होते हैं या पेरिस बहुत ज़्यादा ओवररेटेड जगह है, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा नहीं है क्योंकि मेरा तीसरा विजिट है एंड पेरिस इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया। I love the diversity of Paris. Paris is very sexy. Paris is the city of art. Paris is historical city. हर यूरोपियन शहर की तरह पेरिस की सारी अट्रैक्शंस इसके बीच में सिटी सेंटर में, मतलब अगर आप सिटी सेंटर में हैं तो आपको पूरे दिन के अंदर हर बेहतरीन रेस्टोरेंट्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बेहतरीन म्यूजियम्स देख सकते हैं, आईफिल टावर टाइप के मॉन्यूमेंट सारे देख सकते हैं और पूरे पेरिस को ठीक तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एक दिन के अंदर, क्योंकि सब कुछ एक ही जगह पर है। मेरे दोस्तों, अगर आप पेरिस एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अगर आपके पास वक्त की कमी है तो ये अट्रैक्शंस देख लेना, पैसा वसूल हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बहरिया टाउन टाइप स्ट्रक्चर जिसे आईफिल टावर कहते हैं, ये नहीं देखा तो समझो ट्रिप जाया किया। थोड़ी दौलत खर्च करके आईफिल के टॉप पर जरूर जाना, दुआएं दोगे। उसके बाद लूव्र म्यूजियम जाके खाला मोनालिसा की पेंटिंग के दर्शन कर लेना। वहां से करीब पौन देश आर्ट्स है, वो फिल्मों में आता है ना ताले वाला ब्रिज, वहां जाके लॉक पे अपने महबूब का नाम लिख के चाबी रिवर साइन में बहा देना। मुझे बिरयानी से मोहब्बत है तो मैंने बिरयानी लिखा था बॉस। उसके बाद आर्क डी ट्रायम्फ देखना और थोड़ी और शॉपिंग करनी हो तो गैलरी लाफयात जरूर जाना। इस शॉपिंग मॉल का आर्किटेक्चर टिपिकल फ्रेंच स्टाइल का है और रूफ टॉप से आईफिल का व्यू बहुत हैवी लगता है बॉस। और भूख लगे तो फ्रेंच क्रोइसेंट्स, क्रेप्स, चीज और मैक्रोन्स तो लाजमी ट्राई करना। पेरिस शहर थोड़ा सा महंगा है लेकिन इसकी खूबसूरती के आगे कोई गम नहीं है बॉस, इट्स क्वाइट वर्थ इट। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं जिस शहर में मौजूद हूँ इसे फ्लोटिंग सिटी भी कहा जाता है और यह है मेरा पसंदीदा शहर वेनिस। वेनिस के बारे में आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको लैंडस्केप देखने का शौक है तो दुनिया में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर बीचेस का शौक है तो फिलीपीन से साउथ अमेरिका तक ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। डेजर्ट्स भी दुनिया के काफ़ी मुल्कों के पास हैं और खूबसूरत दरिया, झीलें और पहाड़ भी बहुत से ममालिक के पास हैं। लेकिन वेनिस जैसा अजूबा किसी और मुल्क के पास नहीं है। तकरीबन 1000 साल पहले समंदर के ऊपर ये शहर वजूद में आया था जिसके आर्किटेक्चर की दुनिया दीवानी है, जहाँ टैक्सी, बस, ट्रेन, यहाँ तक के साइकिल्स का भी कोई तस्वुर नहीं है, सिर्फ बोट्स और आपकी टांगे जरिया आमदोरफ्त हैं। मतलब वेनिस आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। आम शहरों से ये शहर बहुत मुख्तलिफ है। छोटे छोटे आइलैंड्स, छोटे छोटे ब्रिजेस, छोटी छोटी गलियाँ, और अगर इन गलियों में आप खो गए तो सिर्फ गूगल मैप्स ही आपको बचा सकते हैं। वैसे इन खूबसूरत गलियों में भी खोने का अपना मज़ा है। इस शहर के करीब 2 छोटे से आइलैंड्स हैं, एक का नाम है मोरानो और दूसरे का नाम है बुरानो। और बुरानो तो ऐसा लगता है कि अभी अभी किसी ने पूरा आइलैंड पेंट किया हुआ। इट्स सो ब्यूटीफुल। वेनिस की कुछ लोकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ आपने लाजमी जाना है। यहाँ एक पब्लिक स्क्वायर है जिसका नाम है पियाज़ा सैन मार्को, यहाँ तो ज़रूर जाना। इन खूबसूरत कश्तियों को गोंडोला कहते हैं, इनमें ज़रूर बैठना और बेगम साथ हो तो फिर नेक्स्ट लेवल हो जाएगा बॉस। देखो, वेनिस एक छोटा सा शहर है, इसकी हर गली हर कोना बहुत खूबसूरत है। तो शदीद नींद आ रही हो तो होटल जाना, वरना दिन रात यहाँ की गलियाँ और कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करते रहना और इन खूबसूरत मेमोरीज़ को अपने हैंड कैरी में पैक करके घर वापस ले जाना। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सतह समंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इसका शिकार ये खूबसूरत शहर भी हो रहा है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 30 सालों में वेनिस काफ़ी हद तक डूब जाएगा और अनरीचेबल हो जाएगा। इस शहर को डूबने से पहले इसे विजिट कर लीजिए। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फी अमान अल्लाह।